बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक तक पहुंच चुके हैं और आज हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। उम्मीद है आप सब रेडी बैठे होंगे। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। बाज़ औक़ात हम ये एन गायब करके हम इसको शॉर्टकट हम इसको ये भी कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। बाज़ औक़ात एन को हम रिमूव कर लेते हैं। ये सर आप लोग जानते हैं एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सारी ये टेक्निक है। आइए पहले इस टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं कि हम इसको एनएमआर क्यों कहते हैं। तो प्लीज की कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट आपको समझना होगा कि आपके पास कोई भी एटम हो या आपके पास कोई भी कंपाउंड हो, एनएमआर उसकी स्टडी तब ही करेगा अगर इस एटम के न्यूक्लियस का नेट स्पिन क्वांटम नंबर 0 ना हो तो एनएमआर इस एटम की स्टडी करने को रेडी है। सिमिलरली एनएमआर इस कंपाउंड की स्टडी करने को भी रेडी है अगर इस कंपाउंड में ऐसे एटम्स पाए जाएं, ऐसे न्यूक्लियस पाए जाएं जो ये कंडीशन फॉलो करते हो, यानी नेट स्पिन इज नॉट इक्वल टू 0। प्लीज यहां पे क्वांटम नंबर्स वाला स्पिन क्वांटम नंबर डिस्कस नहीं होने जा रहा। प्लीज न्यूक्लियस के ऊपर फोकस रखें। हम ये बात जानते हैं, मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इवन न्यूट्रॉन, हमारी इमेजिनेशन की दुनिया में हम ये बात मानते हैं कि ये सब के सब स्पिन करते हैं अराउंड देयर ओन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन all are spinning around their own axis। अब न्यूक्लियस में आ जाए तो न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर हो, यानी जितने प्रोटॉन हो इतने ही न्यूट्रॉन हो, तो फिर मसला क्या पैदा होता है? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं, तो इस सिस्टम का जो नेट स्पिन बचेगा वो 0 हो जाता है। इसीलिए ऐसा एटम जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मिकदारें बराबर हो, तादाद बराबर हो, उनको एनएमआर नहीं पड़ता क्योंकि उनका नेट स्पिन 0 होता है। मुझे क्या चाहिए? एनएमआर कहता है कि ऐसा न्यूक्लियस चाहिए, ऐसा न्यूक्लियस चाहिए जिसमें क्या हो, आपके पास प्रोटॉन 8 हो या आपके पास न्यूट्रॉन 8 हो या आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जवाब 8 आ जाए। इवन नहीं, प्रोटॉन 8 हो, न्यूट्रॉन 8 हो या दोनों को जमा करके जवाब मेरे पास क्या हो जाए? 8 हो जाए, यानी आपस में अनइक्वल हो, तो ये तीनों के तीनों सिस्टम्स का रिजल्ट क्या बनता है? इनका स्पिन 0 नहीं होता। जब स्पिन 0 नहीं होता तो फिर फायदा क्या है? तो प्लीज when spin is not 0 then it means that
a nuclei can act as a tiny magnet. उम्मीद है आप बात समझ गए हैं। मैंने कहा कोई एटम ले आओ, कोई कंपाउंड ले आओ, उस कंपाउंड में या एटम में कम से कम एक न्यूक्लियस का ऐसा होना जरूरी है जिसका स्पिन जीरो ना हो। स्पिन जीरो कब नहीं होगा? जब प्रोटॉन ताक पाए जाए, जब न्यूट्रॉन ताक पाए जाए। ये कंडीशन पूरी करो या ये कंडीशन पूरी करो, या फिर यूं कर दो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा कर दो। अगर उनकी तादाद 8 बन जाती है, इट मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बराबर बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका स्पिन जीरो नहीं होगा। और अगर आपके पास उनकी तादाद बराबर होगी तो उसका नेट स्पिन जीरो हो जाएगा। वो पैरामैग्नेटिक बिहेव नहीं करेगा, मैग्नेट एज ए टाइनी मैग्नेट वो बिहेव नहीं कर पाएगा। ओके, अब टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में टर्मिनोलॉजी जो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये टर्मिनोलॉजी कैसे है? तो अभी आपने क्या देखा कि ये टाइनी मैग्नेट और इसके बाद ये मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेट है। ओके, ये एक्सटर्नल मैग्नेट और ये आपके न्यूक्लियस वाला मैग्नेट, इनकी जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तो केमिस्ट्री वाली नहीं, वो तुम्हारे फिजिक्स वाली रेजोनेंस शुरू हो जाएगी। ओके, तो यहां पे रेजोनेंस वाकया होती है। इस रेजोनेंस को करवा के हम सिस्टम की स्टडी को मुमकिन बना लेते हैं। न्यूक्लियस के मैग्नेटिक फील्ड की अपनी फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड मैग्नेट की अपनी फ्रीक्वेंसी, तो अप्लाइड मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है हम तब्दील कर रहे होते हैं, टाइम टू टाइम वेरी कर रहे होते हैं, इन सर्च होते हैं कि कब ये रेजोनेंस वाकया होगी। तो जब इनकी फ्रीक्वेंसियां मैच जाती हैं तब रेजोनेंस वाकया होती है। जब रेजोनेंस वाकया होती है हम न्यूक्लियस को नचवाते हैं, उसकी स्टडी को मुमकिन बनाते हैं। फिर हेंस द टर्मिनोलॉजी ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इस कंडीशन पे कौन पूरा उतरता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। ये देखिए जनाब, प्रोटियम हाइड्रोजन का एक एटम है जिसमें एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कोई नहीं है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1। आंसर इज ऑड, इट इज एनएमआर एक्टिव। कार्बन 13, नाइट्रोजन 15, फास्फोरस 31, etc. तो F19 गैस, F19 ये हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं जो एनएमआर एक्टिव है। तो आपका एनएमआर क्या करता है? एक वक्त में किसी एक एटम को पढ़ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग टेक्निक है, इसका एक अलग इंस्ट्रूमेंट होगा। ये अलग टेक्निक, ये अलग टेक्निक, ये अलग टेक्निक, ये अलग टेक्निक। तो आपके पास कई किस्म के एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आमतौर पर ये दो इस्तेमाल करते हैं, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सो ऑन। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे हम फोकस करेंगे। मैंने बुनियादी तौर पर आपको इसका कंसेप्ट समझा दिया है। आइए जरा एक कदम इसके अंदर जाते हैं। तो पहले मैं कंसेप्चुअल जाने की तरफ मैं एक टर्मिनोलॉजी लिखता हूं, फ्लिपिंग से क्या मुराद है। प्लीज फोकस कीजिए, बहुत आसान है, टेक्निकल जरूर है, समझने की भरपूर कोशिश करें।
फ्लिपिंग से क्या हो रहा है प्लीज याद रखें। जब एक न्यूक्लियस का स्पिन 0 के बराबर नहीं होगा, ये न्यूक्लियस NMR क्या हो गया है, NMR एक्टिव हो गया है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके जो अब स्पिन है फिर क्या होगी, तो या प्लस हाफ या माइनस हाफ, मैं हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं, ओके, या प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ स्पिन आपके पास आंसर आएगा। लोगों, ये न्यूक्लियस की जो ये दो स्पिन है, प्रोटॉन स्पिन कर रहा है, न्यूक्लियस खुद तो कोई चीज नहीं है जनाब। हाइड्रोजन एटम के लिए न्यूक्लियस खुद कोई चीज नहीं है, हम हाइड्रोजन के प्रोटॉन ही को तो न्यूक्लियस पुकार रहे होते हैं। इट मींस कि इसको जो हम कहते हैं ना प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में होता ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, ओके। तो अब आपके उस प्रोटॉन के दो स्पिन के स्टेट्स हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो जो रखिए इन दोनों के ये जो टू स्टेट्स हैं, इन टू स्टेट्स की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। टेक्निकली दे आर डिजेनरेट, बट काम की बात, जब आप इस न्यूक्लियस साहब के ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेट अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेट जब आप अप्लाई करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, these two states become non-degenerate। क्या बन जाएंगे, ये नॉन डिजेनरेट बन जाएंगे। इसके जो ये दो स्पिन थे, ये जो न्यूक्लियस के जो स्टेट्स थे, न्यूक्लियस के जो दो स्टेट्स थे, ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। एक प्लस हाफ नीचे, एक माइनस हाफ ऊपर। एक की एनर्जी क्या हो गई है, एक की एनर्जी इंक्रीज हो गई है, एक की एनर्जी क्या हो गई है, एनर्जी डिक्रीज हो गई है। स्प्लिटिंग टेक प्लेस, ओके। जिस तरह के आप कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ते हैं, डी स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट, एग्जैक्टली लाइक दैट ये जो दो स्टेट्स थे प्रोटॉन के, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उन दोनों की एनर्जी बराबर सराबर थी, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेट जब आपने अप्लाई किया तो फिर क्या हो गया है, एकदम से ये टूट गई है। इस टूटने को बोलते हैं फ्लिपिंग। इस टूटने को क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग बोलते हैं। इस तकसीम होने को फ्लिपिंग बोलते हैं। काम की बात, एनर्जी किनकी डिक्रीज होगी, प्लीज, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई है, बिकॉज दे आर गोइंग टू अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने अपोज किया है और इन्होंने नॉट अपोज्ड। इसको आप लोग अलाइनमेंट भी बोलते हैं, अलाउंग द फील्ड, अक्रॉस द फील्ड। तो इन्होंने अलाउंग द फील्ड अलाइनमेंट कर ली है, इनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई है और उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई है। अब आप क्या देखते हैं कि इन दोनों स्टेट्स में क्या आ गया है, एनर्जी का डिफरेंस आ गया है। ये डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस डिफरेंस के ऊपर सॉल्वेंट का भी इफेक्ट होता है। आपके कंपाउंड में कितने किस्म के एटम हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मुख्तलिफ बातों का इसके ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो इन दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस आपने पैदा कर दिया है। अब काम की आखिरी पॉइंट, अब क्या होगा, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कई हिस्से होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का सबसे लीस्ट एनर्जेटिक, जिसको आप रेडियो वेव्स बोलते हैं, रेडियो रेज, हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसकी एनर्जी पहले से इंक्रीज हो चुकी है, ये तो एक्साइटेड स्टेट है। और ये कौन सा स्टेट है, ये आपके पास
ग्राउंड स्टेट है। तो क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट के लोग ये रेडियो वेव्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करके अप जाते हैं। ये एनर्जी जो आपने ऑब्जर्व करवाई है सिस्टम को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कितना ऑब्जर्व करेंगे, इस फ्लिपिंग के लिए ये ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब ऑब्जर्वेशन जब करेंगे तो कितनी करेंगे, इट डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट। तो आपने देखा कि एनएमआर टेक्निक को स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक क्यों कहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे होते हैं। तो यहां तक पॉइंट्स आपको किया है, हमने एबीसी उसकी बुनियादी तौर पर पढ़ ली है। ओके, अब हम एक कदम आगे जाएंगे। एक टर्मिनोलॉजी हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, इस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट से क्या मुराद है, अभी आपने देखा कि एक आपके न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी है एज ए टाइनी मैग्नेट, एक आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेट की फ्रीक्वेंसी है। इन दोनों फ्रीक्वेंसियों में जो फर्क है, कभी भी आपके न्यूक्लियस कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल के बराबर पहले से नहीं होती। ओके, बराबर नहीं होती, ये गैर बराबर होती है। इस गैर बराबरी में खर्च कौन मारता है, इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल मैग्नेट से इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है, इसको बोलते हैं शील्डिंग। क्या बोलते हैं, इसको शील्डिंग बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है, एक एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खर्च मारते हैं एक्सटर्नल मैग्नेट के रास्ते में कि इस न्यूक्लियस को वो छेड़े ना। इसको न्यूक्लियर शील्डिंग भी बोलते हैं कि न्यूक्लियस इज गोइंग टू शील्ड, इसको न्यूक्लियर शील्डिंग भी बोलते हैं। तो एक्चुअली इस शील्डिंग को हम कैसे मेजर करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट बताता है कि ये न्यूक्लियस कितना शील्डेड था। इस बात को एक्सप्रेस करना यानी बड़ी आसान बात है मेरे ख्याल में कि न्यूक्लियस कितना प्रोटेक्टेड है, कम प्रोटेक्टेड है कि ज्यादा प्रोटेक्टेड है। आपके एटम के दाएं बाएं इन्वायरमेंट की स्टडी को मुमकिन बनाया जा रहा है कि आपकी इन्वायरमेंट क्या है, आपके एटम के पड़ोसी क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या कोई कार्बन शरीर पड़ोसी है उसका। इस बात की स्टडी के लिए केमिकल शिफ्ट हमारे काम आता है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आती, मैं एक और बात करता हूं। ओके, मैं एक अल्टरनेट तरीका से समझाता हूं। एनएमआर में हम एक सॉल्वेंट बतौर स्टैंडर्ड के इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। इस सॉल्वेंट को बोलते हैं TMS, टेट्रा मिथाइल साइलेन। सिलिकॉन के ऊपर 4 मिथाइल ग्रुप लगा दें, सिलिकॉन के ऊपर 4 मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। यानी मैं समझाने जा रहा हूं, ये आपके पास एक मिथाइल, ये आपके पास दूसरा मिथाइल, ये तीसरा मिथाइल, ये चौथा मिथाइल। आपके पास 4 मिथाइल ग्रुप्स लग चुके हैं। ओके, ये 4 मिथाइल ग्रुप्स टेट्रा मिथाइल साइलेन। प्लीज, CH4 is known as methane. SiH4 common name is silane. सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड का डेरिवेटिव TMS कहलाता है। ये मेरे पास स्टैंडर्ड है। क्यों स्टैंडर्ड है, ईटा में पॉइंट आ चुका है क्योंकि ये वोलाटाइल है। सैंपल में ऐड कर दो, सॉल्यूशन बना लो, एनएमआर स्पेक्ट्रम ले लो, उसके बाद थोड़ा सा हीट करोगे, TMS अलग से उड़ जाएगा। एक कमाल कि ये वोलाटाइल है। दूसरा कमाल ये है कि इसके पास
इस TMS के पास क्या मौजूद है? इस TMS के पास 12 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। और ये 12 प्रोटॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। तो हमने सपोज किया है कि TMS की जो शील्डिंग है, न्यूक्लियर शील्डिंग है, लेट सपोज कि इसकी शील्डिंग क्या है? इसकी शील्डिंग को हमने 0 एज्यूम किया है। डेल्टा इज इक्वल टू 0, ये एजम्पशन है। ओके, तो आपने उसकी न्यूक्लियर शील्डिंग के बारे में एक आर्बिट्ररी वैल्यू असाइन कर दी है। इसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। जिस तरह कार्बन 12 से कंपेयर करते हो तो रिलेटिव एटॉमिक मास कह रहे होते हो, सिमिलरली आपके न्यूक्लियस का जो केमिकल शिफ्ट है, आपके न्यूक्लियस की जो शील्डिंग है वो TMS की शील्डिंग से कितनी डिफरेंट है, ज्यादा है या कम है, इसको केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। केमिकल शिफ्ट is the dancing frequency of your proton. Chemical shift is the dancing frequency of your proton in comparison to TMS proton. उस फ्रीक्वेंसी को जिस पे आपने रेजोनेंस शो की थी, या वो शील्डिंग जो आपने शो की है और जो TMS ने शील्डिंग शो की है, इनमें कितना फर्क है, उस फर्क को केमिकल शिफ्ट से हम एक्सप्रेस करते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ओके, तो मैं ये पॉइंट समझा दिया है। ओके, अब एक कदम हम आगे चलते हैं, यूनिट्स की बात कर ले जल्दी से, फिर हम प्रैक्टिकल पॉइंट की तरफ चलेंगे। यूनिट्स हमारे पास दो है, एक है हर्ट्ज, एक है ppm। पुराने जमाने में हम केमिकल शिफ्ट को हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते थे और उसके लिए सिंबल था टॉप, ये टॉप, टार्क वाला टॉप, और यहां पर सिंबल है डेल्टा, सिग्मा नहीं है। ये जरा फर्क समझ ले प्लीज, जरा ये फर्क समझ ले। अगर आप ऐसे लगाते हैं, ये सिग्मा है, आप 6 टाइप लगाते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये सिग्मा नहीं है, ये डेल्टा है। ओके, सिग्मा डेल्टा ग्रीक अल्फाबेट से। ओके, तो डेल्टा के लिए ppm, टा के लिए हर्ट्ज भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास इनके लिए इंटर कन्वर्जन की यूनिट भी मौजूद है। इंटर कन्वर्जन की वो क्या है कि टा इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा। अभी आपने क्या कहा कि TMS के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या है? 0। 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज। तो 10 हर्ट्ज आपके TMS की फ्रीक्वेंसी है। ओके, हर्ट्ज में 10 आंसर आता है, ppm में आपके पास आंसर क्या है? 0 है। ओके, यूनिट्स की बात भी हो गई है। अब हम काम की तरफ जाते हैं कि हम ये कारोबार कैसे करते हैं। प्लीज हम एक फॉर्मूला भी आप इसके ऊपर नोट कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डेल्टा इज इक्वल टू, हम कैसे वैल्यू नोट कैसे करते हैं मैकेनिकली, तो हम क्या लिखेंगे? observed frequency from TMS। TMS की फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी मुख्तलिफ है, प्लस अप्लाइड या फिर ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी, आपने उसके ऊपर अप्लाइड कौन सी फ्रीक्वेंसी की है, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। ओके, तो इस फार्मूले से हम डेल्टा की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। आइए अब हम एक कदम आगे जाते हैं। लोगों, हाइड्रोजन या प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन्स होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की है, अब उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक वो प्रोटॉन्स होते हैं जो शील्डेड होते हैं, और एक वो होते हैं जो डी शील्डेड होते हैं। प्रोटॉन की 2 टाइप्स हैं, शील्डेड एंड डी शील्डेड प्रोटॉन्स। शील्डेड क्या मतलब? जब न्यूक्लियस की सिक्योरिटी टाइट हो, इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से मार रहे हैं। ये देखिए प्लीज,
ये देखें CH4, CH4 में ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन बाहर गेट पे खड़ा है, चौकीदार अच्छा है। इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिच है, तो ये शील्डेड प्रोटॉन कहलाया जाएगा। ओके, तो शील्डेड प्रोटॉन से क्या मुराद है? यानी इस न्यूक्लियस को नचवाना इतना आसान काम नहीं है। इस न्यूक्लियस के बाहर उसका चौकीदार इलेक्ट्रॉन मौजूद है। फिर क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि आपको यहां पे क्या रिक्वायर्ड होगा? जब प्रोटॉन शील्डेड होगा तो क्या होगा? यू विल नीड हाई एनर्जी रेडियो वेव्स। आपको यहां पर फिर जब वो शील्डेड होगा उसको नचवाने के लिए आपको जो रेडिएशन स्ट्राइक करने होंगे वो थोड़े ज्यादा एनर्जी वाले होने चाहिए। और यहां पर क्या होगा? फिर आपके डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो लो वैल्यू होगी। हम टेक्निकली क्या कहते हैं? इनको टेक्निकली बोलते हैं अपफील्ड। केमिकल शिफ्ट कैसे है? इसकी जनाब अपफील्ड केमिकल शिफ्ट है। इसके मुकाबले में जब डीशील्डेड की बात हम करते हैं वो कैसी होगी? ये देखिए, मेरे पास है मेथनॉल। आप जानते हैं कि इस हाइड्रोजन की सिक्योरिटी बड़ी खराब है। क्यों? इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन इधर नहीं है, इलेक्ट्रॉन जनाब यहां पहुंचा हुआ है। दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये उसके इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा अपनी जानिब, तो ये हाइड्रोजन इस न्यूक्लियस का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो पराये घर के करीब ठहरा हुआ है। इसको नचवाना बड़ा आसान है। जब नचवाना आसान है तो आप जानते हैं कि फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? आपको लो एनर्जी वाले रेडियो वेव्स दरकार होंगे उसकी फ्लिपिंग के दौरान। ओके, और अब आखिरी पॉइंट, तो फिर क्या होगा? इसके डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हाई होगी। और इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली? हम कहते हैं कि इट इज शोइंग केमिकल शिफ्ट डाउनफील्ड। ये तो डाउनफील्ड जा रहा है। ओके, फिर एक और शॉर्ट टर्मिनोलॉजी है कि ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, ये प्रोटॉन्स दो किस्म के होते हैं। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स भी होते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन भी होते हैं, और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स भी होते हैं। इक्विवेलेंट से क्या मुराद है? जिनकी डेल्टा की वैल्यू क्या हो? जिनकी डेल्टा की वैल्यू सेम हो, जो एक फ्रीक्वेंसी पे नाचते हो, जो एक केमिकल शिफ्ट शो करते हो। क्यों? उनका दाएं बाएं का एनवायरनमेंट एक जैसे होगा। आप इस हाइड्रोजन से पता करें, यहां से पता करो, इससे पता करो, ये तीनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये तीनों फिर एक जैसे हैं, ये तीनों फिर एक जैसे हैं, ये तीनों फिर एक जैसे हैं। और जब हाइड्रोजन एक जैसे हो, फिर सब के सब अगर देखें तो 12 के 12 हाइड्रोजन एक जैसे होते हैं, तो एक वैल्यू शो करेंगे। जब सेम वैल्यू शो करेंगे तो एनएमआर में आपको दे शो ओनली वन पीक टू यू, एक पीक शो करेंगे। अगर वो डिफरेंट होंगे, उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, तो फिर क्या करेंगे? इनके जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ केमिकल शिफ्ट होंगे, डिफरेंट डेल्टा वैल्यूज। जब वैल्यूज डिफरेंट हैं तो फिर क्या होंगे? ये मैनी पीक्स शो करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर इनके एनएमआर के पीक्स आएंगे। ओके, ये थी हमारे पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन टुवर्ड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मैं कुछ एग्जांपल से इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। ओके, प्लीज आपके ईटा के लिए ये वाला पोर्शन जो अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। आपका बेंजीन साहब प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने पीक शो करेगा? हाउ मेनी पीक्स? इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देखें, हाइड्रोजन साहब तुम कहां हो? यार मैं तो एक कार्बन पर लगा हुआ हूं, मैं तो एक कार्बन पर लगा हुआ हूं। ओके, तेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी भी sp2 कार्बन,
मेरा इधर पड़ोसी भी sp2 कार्बन है। एड्रेस नोट कर लिया। हाइड्रोजन तुम कहां हो? मैं sp2 कार्बन पर लगा हुआ हूं। तेरे राइट पे कौन है? sp2। तेरे लेफ्ट पे कौन है? sp2। ओके, एड्रेस नोट कर लिया। इससे पता कीजिए हाइड्रोजन वेयर आर यू? मैं sp2 कार्बन पर अटैच्ड हूं। आपके राइट पे कौन है? मेरे राइट पे भी sp2 कार्बन है, मेरे लेफ्ट पर भी sp2 कार्बन है। ओके, इसका एड्रेस पता कीजिए। सबका एड्रेस एक है क्योंकि सबका एनवायरनमेंट एक है। तो ये 6 प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट। जब 6 प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट तो एनएमआर के अंदर ये लोग 1 पीक शो करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ईटा। हाउ मेनी पीक्स फॉर बेंजीन? ओनली 1 पीक फॉर बेंजीन। ओके, लेट्स सी एथेनॉल। ओके, दिस इज मिस्टर एथेनॉल, आपका शराब। तो हम कितने पीक्स दोगे एनएमआर में? हाइड्रोजन तुम कहां हो? यार मैं तो ऑक्सीजन पर लगा हुआ हूं। इस तरह कोई और बंदा है? नहीं है। 1 पीक तेरी कंफर्म हो गई। जी हाइड्रोजन तुम कौन हो? मैं हाइड्रोजन हूं। तू कहां है? मैं कार्बन पर लगा हुआ हूं। आपके राइट पे हाइड्रोक्सिल है, उसके लेफ्ट पे मिथाइल लगा हुआ है। एड्रेस नोट कर लिया। ये हाइड्रोजन एक कार्बन पर लगा हुआ है, इसके राइट पे हाइड्रोक्सिल है, इसके लेफ्ट पे मिथाइल है। तो जनाब ये हाइड्रोजन भी तो यही एड्रेस शो करेगा। तो तुम दो एक अलग पीक, मुबारक हो तुम्हें। कितने पीक्स हो गए? 2। और इन तीनों की केमिस्ट्री एक है, इन तीनों का एनवायरनमेंट एक जैसे है। 1 पीक ये देंगे। तो कितने पीक्स हो गए? 3 पीक्स। 3 पीक्स आपको मुबारक हो। ओके, फिर देखिए एथेनॉल की बात थी। अब नेक्स्ट देखें, आपकी बुक एग्जांपल मैं कोड कर रहा हूं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, हाँ जी, कितने पीक्स देगा? कितने पीक्स देगा? लेट्स सी। लोगों, इस तरह का हाइड्रोजन कोई और है? नहीं है जनाब। ये कार्बन पर लगा हुआ है, कार्बन आगे क्लोरीन पे लगा हुआ है। इसकी बड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड सिचुएशन है, ये अलग पीक देगा। जबकि ये मिथाइल और ये मिथाइल एक जैसे हैं। तो ये 6 प्रोटॉन, 3 ऊपर 3 नीचे, एक जैसे हैं। तो 1 पीक इसके ऊपर, 1 पीक इसके ऊपर, आपको ये देने जा रहा है 2 पीक्स। आपको मुबारक हो। ओके, फिनोल को फोन लगाए। शाबाश। फिनोल, हाउ मेनी पीक्स फॉर यू? फिनोल, हाउ मेनी पीक्स फॉर यू? प्लीज बी रेडी, बी रेडी। फिनोल, फिनोल कितने पीक्स तुम देने जा रहे हो? आइए बात करते हैं। जी फिनोल साहब, इस जैसा कोई हाइड्रोजन तुम्हारे पास दस्तयाब है? नहीं है। ऐसा गरीब हाइड्रोजन कोई नहीं है। 1 पीक इसके नाम पे नोट कर लीजिए। अब खबरदार गलती नहीं करनी, बी रेडी। तुम्हें बजाय क्या लगते हैं? ये एक जैसे हैं। खबरदार अनपढ़ों वाला काम नहीं करना। ओके, आप बेंजीन का टॉपिक पढ़ चुके हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टर। तो ये जो OH है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। आर्थो वाले कार्बन ज्यादा अमीर है, फिर पैरा वाला कार्बन ज्यादा अमीर है। तो फिर तो ये डिफरेंट टाइप हो गया। और ये वाले प्रोटॉन क्या हो गए हैं? ये थोड़े गरीब हैं। मेरी बात फिर सुनिए। हाइड्रोक्सिल का 1 पीक आ गया मंजूर। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये हाइड्रोक्सिल आर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो आर्थो वाले कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हैं, मेटा वाले रिच नहीं है। तो ये और पीक देगा, ये आपको और पीक देगा। कितने पीक्स हो गए? 3 पीक्स हो गए। अब आप कहेंगे कि सर आर्थो वाला और पैरा वाला तो बराबर है। मानता हूं बराबर है। डू यू बिलीव इंडक्टिव इफेक्ट? ये तो रेजोनेंस इफेक्ट से बराबर होते हैं। इंडक्टिवली इस नजदीक वाले कार्बन पर असरात ज्यादा है, इस दूर वाले कार्बन पर असरात कदरे कम है।
आप जानते हैं ना, इंडक्टिव इफेक्ट, चौथे बॉन्ड के बाद मुर्दाबाद। तो ये आपको एक अलग पीक देगा। तो 1 2 3 4 आपको फिनोल के 4 पीक्स मुबारक हो। आपके कोर्स में नहीं है कि कपलिंग, स्पिन कपलिंग क्या होती है, जे कांस्टेंट क्या होते हैं, फिर पीक की शक्ल क्या बनेगी, पेंटेट होगी, डबलेट होगी या ट्रिपलेट होगी या हेक्सटेट होगी, वो आपके लेवल से दूर की बातें हैं। ओके, तो ये आपके पास एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ओके